नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम लोग मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे और मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कल हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने दो डायनेस्टी को डिस्कस कर लिया है, दैट इज स्लेव डायनेस्टी। और स्लेव डायनेस्टी के बाद हम लोगों ने दूसरा कौन सा पढ़ा था, वो था खिलजी डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी को कल हम लोगों ने खत्म कर दिया था। आज हम लोग लोधी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी को भी खत्म कर देंगे। इस तरह से हमारा जो है दिल्ली सल्तनत जो है खत्म हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत खत्म होने के बाद इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। और आज के इस वीडियो में हम लोग लगभग 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो दिल्ली सल्तनत का बचा हुआ पार्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने खिलजी डायनेस्टी देख लिया था, तो सबसे पहले देखते हैं तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी जो है, तुगलक डायनेस्टी का कार्यकाल कितना कब से कब तक रहा, तो 1320 ईस्वी से लेकर 1414 तक तुगलक डायनेस्टी ने भारत पर राज किया था। तो तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर का नाम था गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। अच्छा, हिस्टोरियंस का ये मानना है कि तुगलक वाज द नेम ऑफ, ना कोई रेस का नाम था ये और ना ही किसी फैमिली का नाम था। ये नाम था, जो गियासुद्दीन जो नाम था वो गाजी तुगलक था या फिर गाजी बेग तुगलक उसका नाम था। इसके बारे में जो है हिस्टोरियंस जो है कहते हैं। ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर अप टू मदुरई। जो गियासुद्दीन तुगलक था उसने अपने एम्पायर को मदुरई यानी कि साउथ तक थोड़ा सा लेके गया था। पहले जो दिल्ली सल्तनत जो था वो नॉर्थ इंडिया में था, लेकिन इसने थोड़ा सा उसको जो है आगे बढ़ा के उसको थोड़ा मदुरई तक लेके ये गया था। उसके बाद ही वॉज एन इंडियन मुस्लिम्स, द तुर्क नोबल्स अपोज्ड हिम। यानी कि चूंकि वो इंडियन मुस्लिम था इसलिए जो है उसे तुर्क नोबल्स जो नोबल्स जो उसके राज्य में रहते थे वो उसको अपोज करते थे, क्योंकि वो इंडियन मुस्लिम था। उसने 1325 ईस्वी तक शासन किया और वो जो है 1/5 हिस्सा जो है प्रोड्यूस का लेता था। जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते थे उसका 1/5 हिस्सा वो टैक्स के रूप में ले लेता था और उसकी मृत्यु हो गई थी 1325 ईस्वी में। तो ये बातें हुई गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। अब एक बार देख लेते हैं हम लोग कि तुगलक डायनेस्टी का टाइमलाइन क्या रहा है। तो तुगलक डायनेस्टी का टाइमलाइन ये रहा कि सबसे पहले राज किया गियासुद्दीन तुगलक, उसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, फिर गियासुद्दीन तुगलक टू, फिर नुसरत शाह और फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। ये सबसे लास्ट राजा जो था वो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह था और जो स्थापना की थी वो गियासुद्दीन तुगलक ने की थी तुगलक डायनेस्टी की। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देख लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो गियासुद्दीन तुगलक का सन था, बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक गियासुद्दीन तुगलक का। He has been referred to an ill-starred idealist whose experiments ended in failure। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसे लोग जो है वो ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं देते थे। जो इतना बड़ा आइडियलिस्ट था कि उसके जितने भी आइडियाज़ थे वो लगभग फेल हो जाते थे, इसलिए जो है उसे जो है इल स्टार्ड आइडियलिस्ट भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना की थी और उसका नाम रखा था दीवान ए आमिर कोही। दीवान ए आमिर कोही उसका नाम रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ही डिसाइडेड टू, उसने जो अपने कैपिटल जो उसकी थी देवगिरी, उसको उसने जो है चेंज करके उसका नाम जो है दौलताबाद रख दिया था। यानी कि ही डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल टू देवगिरी इन द साउथ फॉर सिक्योरिटी रीजन्स एंड नेम्ड इट एज दौलताबाद। यानी दिल्ली से वो जो है कैपिटल को लेके चला गया देवगिरी और देवगिरी का नाम उसने चेंज करके रख दिया था दौलताबाद। वो काफ़ी अच्छा जो है फिलोसफर भी था, अर्थमेटिशियन भी था और एस्ट्रोलॉजिस्ट भी था। उसके राज्य में एक जो चीफ काजी था, चीफ काजी का क्या नाम था यह आपको याद रखना है, इब्न बतूता। इब्न बतूता उसके राज्य में चीफ काजी था और उसकी मृत्यु हो गई थी 1351 ईस्वी में ड्यूरिंग इन्वेजन ऑफ सिंध। यानी सिंध पर जब आक्रमण कर रहा था तो उस समय उसकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्य में कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, तो दोआब रीजन में उसने टैक्स को जो है वो रेज किया था। उसने अपने कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी और देवगिरी का नाम दौलताबाद कर दिया था, ये उसने किया था। उसने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था और उसने जो है खुरसौन और कुराचील पे भी एक्सपेडिशन किया था, यानी खुरसौन और कुराचील पे भी आक्रमण उसने किया था। ये था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ये सब बातें थी हमारी। उसके बाद आता है
उसके बाद जो शासन करने आया उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक राजा बनता है तुगलक डायनेस्टी का। और उसने जो है 1351 ईस्वी में जो है वो गद्दी पर बैठा। और कहाँ बैठा था? थट्टा में बैठा था, थट्टा। ही असेंडेड द थ्रोन एट थट्टा इन 1351 AD। वो मोहम्मद कजन था और उसे जो है नोबल्स के द्वारा चूज किया गया था कि भाई इसे सुल्तान बनाया जाए। उसने जो है ही रिड्यूस टैक्सेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कुरान के हिसाब से उसे लगा कि टैक्सेशन को जो है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे जो टैक्स होता था या फिर जितने भी अलग प्रकार के टैक्स लिए जाते थे उस टैक्स को रिड्यूस करना है, तो उसने कुरान के अनुसार उसे जो है रिड्यूस किया। उसने एक चैरिटेबल डिपार्टमेंट शुरू किया था जिसका नाम था दीवान-ए-खैरात। दीवान-ए-खैरात नाम का एक चैरिटेबल डिपार्टमेंट जो है उसने शुरू किया था, जिसमें वो मैरिज करवाता था, जितने भी गरीब लोग होते थे उसकी शादी वो करवाता था। उसने फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार फिरोजा एंड जौनपुर, ये चार जो है सिटी की स्थापना की थी। फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार फिरोजा और जौनपुर, ये 4 सिटी की स्थापना उसने की थी। उसका जो है मृत्यु हो गया था फॉलोइंग सिविल वॉर के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। और जो लास्ट रूलर जो था तुगलक डायनेस्टी का उसका नाम था नसीरुद्दीन। ये भी आपको याद रखना है कि लास्ट रूलर कौन था तुगलक डायनेस्टी का, तो उसका नाम था नसीरुद्दीन। अब देख लेते हैं दो ही इंपॉर्टेंट राजा थे तुगलक डायनेस्टी में, जिसे हम लोगों ने देख लिया, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद देखते हैं कि तुगलक डायनेस्टी के बाद जो है सल्तनत का क्या हाल था। तो आफ्टर तुगलक सैयद और लोधी जो है वो दिल्ली पर राज करते हैं 1526 तक। लेकिन आपको पता है कि 1526 में क्या होता है? तो 1526 में होता है पानीपत की पहली लड़ाई, यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, जिसमें लोधी डायनेस्टी का जो राजा था इब्राहिम लोधी, उसको बाबर हरा देता है। और उसके बाद मुगल एम्पायर जो है मुगल एम्पायर की स्थापना भारत पे हो जाती है। बट द कंट्रोल ऑफ द सुल्तान्स वॉज ओनली ओवर ए स्मॉल, लेकिन जब 1526 से पहले ही जो डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत जो था उसका जो है अंत जो है करीब आ गया था, क्योंकि उसका जो शासन था वो बहुत कम एरिया पर रह गया था। कौन कौन से एरिया पर रह गया था? तो जो दिल्ली के नज़दीक के एरिया थे जैसे जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड एंटायर साउथ इंडिया जो है ये सब जो है उस समय इंडिपेंडेंट हो गए थे इससे, यानी कि जो भी उसका राज बच गया था वो दिल्ली के आसपास के एरिया में ही बच गया था। जबकि जब आपको याद होगा कि जब बलबन और इल्तुतमिश थे, जब ममलूक डायनेस्टी के, उस समय जो एरिया था वो बढ़ के चला आया था कहाँ तक? दिल्ली, वो जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और साउथ इंडिया में तो मदुरई तक भी आ गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के, गयासुद्दीन तुगलक के समय में मदुरई तक भी आ गया था। तो ये सब जो एरिया था वो इंडिपेंडेंट हो गया था। कब? जब दिल्ली सल्तनत जो है ख़त्म होने वाला था तुगलक के बाद। उसके बाद राज करता सैयद डायनेस्टी काफ़ी कम समय के लिए, 1414 से लेकर 1451 AD तक जो है वो सैयद डायनेस्टी राज करता है। खिज्र खान जो था वो फाउंडर था सैयद डायनेस्टी का, और उसके जो डायनेस्टी का नाम पड़ा वो सैयद डायनेस्टी था। लास्ट रूलर था अलाउद्दीन शाह, और उसने अपने किंगडम को ट्रांसफ़र कर दिया था बहलोल लोधी को। इससे शासन नहीं हुआ और इसने जो है अपने किंगशिप को वो ट्रांसफ़र कर दिया बहलोल लोधी को। और उसके बाद लोधी डायनेस्टी की स्थापना होती है किसके द्वारा? बहलोल लोधी के द्वारा। तो उसके बाद एक बार लोधी डायनेस्टी देख लेते हैं। लोधी डायनेस्टी जो है 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पे राज करता है। और इसके इंपॉर्टेंट जो रूलर थे वो थे बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। दो के बारे में पढ़ना। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी के बारे में हम लोग जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट देकर पढ़ेंगे, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आता है। तो बहलोल लोधी जो था वो लोधी डायनेस्टी का फाउंडर था, और जो सिकंदर लोधी जो था वो लोधी डायनेस्टी का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रूलर कहा जाता है वो था। तो सिकंदर लोधी ने अपने कैपिटल को दिल्ली से आगरा ट्रांसफ़र कर दिया था। किसने ट्रांसफ़र किया था दिल्ली से आगरा? तो वो किया था सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने बिहार और तिरहुत पर भी आक्रमण किया था और उसे अपने राज्य में मिला लिया था। वो जो था सिकंदर लोधी था उसे हिंदुओं से काफ़ी ज़्यादा नफरत थी, इसलिए उसने काफ़ी सारे हिंदू टेम्पल्स को डिमोलिश भी किया था। और उसने एक नई प्रथा की शुरुआत की थी ज़मीन को मापने के लिए, जिसे गज कहा जाता था। गज, ज़मीन को मापने के लिए गज, आज के डेट में भी गज चलता है, आप लोगों को पता है। तो उसने ज़मीन को मेजरमेंट के लिए गज नाम की प्रथा का भी शुरुआत किया था। उसका जो एल्डेस्ट सन था
इब्राहिम लोदी वो उसके बाद शासन करने आता है। पहले बहलो लोदी आया, फिर सिकंदर लोदी आया और उसके बाद आया इब्राहिम लोदी जो उसका एल्डेस्ट सन था। लेकिन जो उसमें के नोबल्स थे, नोबल्स मतलब आप समझते ही हैं, जो पढ़े लिखे लोग थे उस समय के, जो उसके एम्पायर में थे, जो उसके मंत्रिपरिषद में थे, वो उसे पसंद नहीं करते थे और इसलिए जो है इब्राहिम लोदी जो है, इब्राहिम लोदी को बाबर के द्वारा डिफीट कर दिया गया 1526 ईस्वी में बैटल ऑफ पानीपत में। और उसके बाद जो है दिल्ली पर जो है मुगल एम्पायर की स्थापना हो जाती है और दिल्ली सल्तनत का जो है अंत हो जाता है 320 साल के शासन के बाद। तो ये था लोदी डायनेस्टी। अब ये देख लेते हैं कि सबसे पहले कि दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन का क्या कारण था, क्यों दिल्ली सल्तनत जो है वो डिक्लाइन कर गया। तो पहले था वीक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट थी वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गई। तैमूर का आक्रमण होने लगा था, इसलिए जो है दिल्ली सल्तनत जो है कमज़ोर पड़ गई थी। सक्सेशन पॉलिसी नहीं थी, यानी कि कौन किसके राजा के मरने के बाद कौन उसी गद्दी पर बैठेगा, इसके बारे में कोई क्लियर कट पॉलिसी जो थी वो नहीं थी। दूसरा, इब्राहिम लोदी जो था वो एक फुलिश एम्पायर था, इसके बारे में भी कहा गया है। और जो है नोबल्स जो थे वहाँ के, वो उन्हें जो है धन के प्रति काफ़ी लालच थी और काफ़ी लग्जरियस लाइफ वो जीना चाहते थे। ये सब वजह था दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन का। इसमें एक इंपॉर्टेंट वजह जो था वो क्लियर कट सक्सेशन पॉलिसी और ग्रीड फॉर वेल्थ एंड लग्जरी अमंग नोबल्स, ये भी एक था इम्पोर्टेंट पॉलिसी जो कारण जो था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन उस समय का कैसा था। तो इक़्तिदारी सिस्टम आपको पता है, इक़्तिदारी सिस्टम चलता था उस समय। इक़्तिदार यानी कि जो भी सोल्जर होते थे उन्हें जो उनके बदले ज़मीन दिया जाता था और उसको जो है इक्ता कहा जाता था। और इक्ता जो था एक तरह से हेरिडेटरी था। और आप लोगों को ये बताना है कि जो हेरिडेटरी था इक़्तिदारी सिस्टम को, उसे किसने ख़त्म किया था। तो इक़्तिदारी वॉज अ टाइप ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। द मुक्तीज हैड द राइट टू कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस। तो जो टैक्सेस जो था, टैक्सेस को कलेक्ट और अप्रोप्रिएट करने का अधिकार किसके पास था, तो वो था मुक्तीज के पास। मुक्तीज जो थे वो टैक्स को कलेक्ट करते थे और उसको अप्रोप्रिएट करते थे। अप्रोप्रिएट करने का मतलब ये हुआ कहाँ कहाँ खर्च हुआ और कितना जो टैक्स बचा उसको भी, उसके बारे में सब कुछ मुक्तीज के बारे में मुक्तीज जानते थे। उसके बाद सुल्तान फ्रॉम इल्तुतमिश स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफरिंग मुक्तीज फ्रॉम वन इक्ता टू अनदर। अब यहाँ पर देखिए, जब इल्तुतमिश के बाद से क्या हुआ, जब इल्तुतमिश जो है वो शासन में आया, उसके बाद जो है उसने जो है मुक्तीज को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। एक ज़मीन से लेकर दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र उसने करना जो है वो शुरू कर दिया था। और जो सुल्तान जो था, एक तो हेड ऑफ द स्टेट था, वो जो है खलीफा, यानी कि जो उस समय के जो खलीफा जो इराक और ईरान में जो खलीफा होते थे वो अपने आप को जो है खलीफा का डिप्टी समझता था कि मैं खलीफा के अंदर में रह के काम कर रहा हूँ। और वो चीफ लॉ गिवर भी था, यानी कि मुख्य न्यायाधीश भी था और कमांडर इन चीफ भी था उस समय का जो राजा था वो, यानी कि सेना का सेनापति भी था। दूसरा वो चीफ लॉ गिवर, यानी कि जो अभी के जो चीफ जस्टिस होते हैं उस प्रकार का पावर भी उसी के पास था। जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स थे उस समय के, उसका नाम एक बार देख लेते हैं। तो एक था बरीद ए मुमल्लिक, वकील ए दर, अमीर ए बजीब, सदर ए जहान, अमीर ए दाद, अमीर ए अखूर, शाहना ए पिल, शिकदर, अमूर ए मजलिस और मजलिस ई आन। ये सब उस समय के जो थे इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स थे। इन सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब आने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो इन सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो उसमें के प्रोविंसेज होते थे वो 6 में डिवाइड होते थे। 6 को में डिवाइड होते थे। एक प्रोविंस को बहुत सारे 6 में डिवाइड किया जाता था और 6 का हेड को शिकदर कहा जाता था। शिकदर, और जिसकी जिम्मेदारी ये थी कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। शिकदर जो अभी का सुपरिटेंडेंट होता है उसी के बराबर था शिकदर, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। और जो विलेज होता था वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जैसे अभी भी आप देखते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो विलेज होता है, विलेज के बाद जो है वो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट, स्टेट के बाद सेंटर। तो उसी प्रकार से जो विलेज जो था वो स्मॉलेस्ट यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में देख लेते हैं कि उसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी थी। तो हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट वाज काजी। काजी जो था वो जुडिशियल डिपार्टमेंट का हेड होता था और वो ही इस्लामिक लॉ को इन्फोर्स करता था। अकॉर्डिंग टू इस्लाम के अनुसार जो थे उस समय जस्टिस का चार जो था सोर्स था। कौन कौन सोर्स था, तो कुरान, हदीस, इजमा और कयास। ये 4 जो थे, कुरान, हदीस, इजमा और कयास जो थे, ये थे 4 सोर्सेस थे उस समय के जस्टिस के। इन्हीं के हिसाब से जस्टिस जो है दिया जाता था। इजमा वाज द कलेक्शन ऑफ लॉज विच वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मुजाताहिद,
यानी कि इजमा जो था वो एक लॉ का, कानून का पूरा जो था कलेक्शन था, जिसे मुजाहिद से कलेक्ट किया गया था। उसमें 4 टाइप के कोर्ट होते थे प्रोविंशियल लेवल पे। और कोर्ट कौन कौन से होते थे? तो पहला था कोर्ट ऑफ गवर्नर, काजी ए सुबाज कोर्ट, कोर्ट ऑफ दीवान ए सूबा और कोर्ट ऑफ सदर ए सूबा। यानी कि 4 प्रकार के कोर्ट होते थे। कौन कौन होते थे? तो कोर्ट ऑफ गवर्नर होते थे, काजी ए सुबाज कोर्ट होते थे, कोर्ट ऑफ दीवान ए सूबा और कोर्ट ऑफ सदर ए सूबा। 4 प्रकार के कोर्ट उस समय होते थे। अब हम लोग एक बार उसके एग्रीकल्चर और लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में देख लेते हैं कि उस समय एग्रीकल्चर और लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था वो कैसा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय में गार्डन्स काफ़ी जो है, जो बगीचा होता था उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। लोग काफ़ी जो है फ्रूट्स जैसे ग्रेप्स जो है, फ्रूट्स को जैसे जो है गार्डन में लगाते थे और स्पेशली ग्रेप्स को लगाते थे ताकि उससे जो है शराब बनाया जा सके और शराब का सेवन किया जा सके। फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी सारे कैनल्स को जो है एग्रीकल्चर को मजबूत करने के लिए काफ़ी सारे कैनल्स की स्थापना की। हॉर्सेज, आर्मरी, स्लेब्स, ड्राई फ्रूट्स ETC जो ये सब जो है, ये सब आइटम्स जो है इंपोर्ट किए जाते थे बाहर के देशों से और एक्सपोर्ट क्या किए जाते थे, ये आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आइटम्स कौन कौन से इंपोर्ट किए जाते थे। तो इंपोर्ट किए जाते थे हॉर्सेज, आर्मरी, स्लेब्स, ड्राई फ्रूट्स और जो एक्सपोर्ट किए जाते थे वो थे आयरन, आर्म्स, ग्रेन्स, शुगर्स, स्पाइसेज, हर्ब्स, फ्रूट्स एंड इंडिगो जो है ये सब एक्सपोर्ट किए जाते थे। 5 प्रकार के लैंड टैक्स था उस समय, ये आपको दिमाग में रखना है कि 5 प्रकार के लैंड टैक्सेस कौन कौन सा था। एक था उसरा, एक था खराज, एक था खाम्स, एक था जजिया और एक था जकात। 5 प्रकार का जो था वो लैंड टैक्सेस था, उसरा, खराज, खाम्स, जजिया और जकात। उसरा जो लैंड टैक्स था वो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, नॉन मुस्लिम से, और जो कि प्रोड्यूस का 5 से 10% तक होता था। उसरा नाम का जो लैंड टैक्स था वो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था और जो कि प्रोडक्शन जो होता था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उसका 5 से 10% तक होता था। खाम्स जो था वो प्रॉपर्टी टैक्स था एक तरह से, और प्रॉपर्टी का 1/5 हिस्सा जो है उसमें लिया जाता था। जकात वाज 2.5% रिलीजियस टैक्स ऑफ द टोटल इनकम। जितना भी इनकम होता था उसका 2.5% जो है ये रिलीजियस टैक्स होता था जिसका नाम जकात था। जजिया आपको पता है, जजिया के बारे में हम लोग काफ़ी डिस्कस करते हैं। जजिया जो था वो नॉन मुस्लिम्स पर जो है लगाया जाता था। जब भी वो कहीं बाहर जाते थे अपने रिलीजियस प्लेस को विजिट करने के लिए तो उस पर जो है जजिया लगाया जाता था। और बटाई जो था वो फिक्सिंग द लैंड टैक्स था, मेथड ऑफ फिक्सिंग द लैंड टैक्स। यह 3 प्रकार का था, खेत बटाई, लंक बटाई और रस बटाई। 3 प्रकार का बटाई था, खेत बटाई, लंक बटाई और रस बटाई। थोड़ा सा म्यूजिक के बारे में देख लेते थे। उस समय आर्ट एंड आर्किटेक्चर में उस समय क्या डेवलपमेंट हुआ था। तो रबाब और सारंगी को इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके द्वारा? तुर्क्स के द्वारा जो है रबाब और सारंगी को इंट्रोड्यूस किया गया था। आमिर खुसरो जो है उनको क्रेडिट दिया जाता है कव्वाली को इंट्रोड्यूस करने का इंडिया में। और जो इंडियन क्लासिकल वर्क है राग दर्पण जो था उसको ट्रांसलेट किया गया था पर्सियन में। रबाब और सारंगी को इंट्रोड्यूस किया गया था तुर्क्स के द्वारा। आमिर खुसरो ने इंट्रोड्यूस किया था कव्वाली को, और राग दर्पण जो था क्लासिकल वर्क, जो इंडियन क्लासिकल वर्क था उसे जो है पर्सियन में ट्रांसलेट किया गया था। अब देख लेते हैं कि सल्तनत पीरियड के बाद क्या क्या हुआ, ये देख लेते हैं। पोस्ट सल्तनत पीरियड में उस समय स्थिति कैसी थी। तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सल्तनत बहुत सारे किंगडम जो है अरोज हो गए थे। म्यूजिक जो है पैटर्नाइज किया गया, रीजनल लैंग्वेजेस वर स्टिमुलेटेड एंड प्रोविंशियल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप किया गया। यानी जो म्यूजिक सिस्टम था जैसे हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूजिक था, जैसे इन सब म्यूजिक को पैटर्नाइज करना शुरू किया गया। उसके बाद जो वहाँ के रीजनल लैंग्वेज थे उसी में सब कुछ पढ़ाई लिखाई करना शुरू हुआ। और जो आर्किटेक्चर जो था, जो देसी आर्किटेक्चर जो कहते हैं इंडियन स्टाइल आर्किटेक्चर, उसकी भी जो है डेवलपमेंट शुरू हुआ। गुजरात, मालवा और राजस्थान जो था वो पावर में आ गया और मुस्लिम रूलर्स जो है राजपूत के साथ फ्रेंडली होना शुरू हो गए पोस्ट सल्तनत पीरियड में। गुजरात का जो आर्किटेक्चर था वो काफ़ी जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। जैसे टॉम्ब ऑफ शेख फरीद, टंका मॉस्क, जामा मॉस्क ऑफ खंभात, मॉस्क ऑफ मुहाफिज खान, सिद्दी सैयद वर बिल्ट इन अर्ली 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी यानी कि लगभग 1500 के आसपास में ये सब जो है टॉम्ब ऑफ शेख फरीद, टंका मॉस्क, जामा मॉस्क ऑफ खंभात, मॉस्क ऑफ मुहाफिज खान और सिद्दी सैयद, इन सब को जो है बिल्ट हुआ था लगभग 1500 से लेकर 1600 ईस्वी के करीब में।
और जो बंगाल, कश्मीर, मेवाड़, बहमनी, इन सब स्टेट के जो राजा थे उन्होंने आर्ट, आर्किटेक्चर और साइंस और एजुकेशन पे काफ़ी ध्यान दिया। ये सब कहानी थी पोस्ट सल्तनत पीरियड की। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने से हम लोग का क्या होगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा वो हमारे माइंड में तुरंत रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा राजा था जिसने सजदा, पैबोस और नवरोज जो है फेस्टिवल उसकी शुरुआत की थी। सजदा और पैबोस और नवरोज फेस्टिवल की शुरुआत किसने की थी? वो किया था बलबन ने। बलबन ने शुरू किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो बलबन डिड नॉट गो फॉर फ्रेश कॉन्केस्ट, रादर ही कंसंट्रेटेड ऑन कंसोलिडेशन ऑफ इन्फेंट स्टेट एट दिल्ली। ये जो है स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि बलबन जो था वो काफ़ी जो है आयरन हैंड पॉलिसी जो अपनाता था और जो भी स्टेट उनसे उसकी बात नहीं मानते थे उसे जो अपने राज्य में मिला जाता था। दूसरा था ही सेट अबाउट अ पॉलिसी ऑफ लिक्विडेशन ऑफ 40 और 40 नोबल्स। ये पॉलिसी जो है तुर्काने चहलगाने सिस्टम जो है हम लोगों ने पढ़ा था, 40 नोबल्स जो है उसकी शुरुआत की थी बलबन ने। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बलबन डिड नॉट शो एनी डिफरेंस इन मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बिटवीन हाई एंड लो। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि उस समय का जो जस्टिस सिस्टम था उसमें नोबल्स को जो है वो कम सजा दी जाती थी और जो गरीब लोग होते थे उसको जो है ज़्यादा सजा दी जाती थी, यानी कि ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच सुल्तान वाज द फर्स्ट टू प्रोक्लेम दैट स्टेट इन इंडिया ऑफ दिल्ली सल्तनत कैन नॉट बी ए ट्रूली इस्लामिक स्टेट। यानी कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने ये बोला था कि जो इंडियन स्टेट है वो ट्रूली इस्लामिक स्टेट नहीं हो सकते। वो था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था, उसने ये बात बोली थी कि जो इंडियन स्टेट है वो ट्रूली इस्लामिक स्टेट नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु वाज द ओनली कन्वर्टेड इंडियन मुस्लिम टू बिकम द हेड ऑफ दिल्ली सल्तनत। यानी कौन सा था जो दिल्ली सल्तनत का राजा बना लेकिन वो कन्वर्टेड मुस्लिम था, यानी कि हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ था। वो था नसरुद्दीन खुसरो शाह। नसरुद्दीन खुसरो शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन विच जैन संत वाज पैट्रोनाइज्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन सा जैन संत को पैट्रोनाइज किया गया था? वो था जीना प्रभा सूरी। जीना प्रभा सूरी को पैट्रोनाइज किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच सुल्तान हैड अ डिस्प्यूट विद सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। किस सुल्तान का संत निजामुद्दीन औलिया के बीच में डिस्प्यूट था? तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के बीच में डिस्प्यूट था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहमनी सल्तनत केम इनटू बीइंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच सुल्तान। बहमनी सल्तनत जो है वो किस सुल्तान के समय में शासन में आया था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जिस समय राज कर रहा था उसी समय बहमनी किंगडम भी जो है वो शासन में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द डायनेस्टीज रूल्ड फॉर शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में इन चारों के में सबसे कम समय तक किसने शासन किया था? तो वो था खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी जो था उसने सबसे कम समय तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लोधी रूलर वाज ओरिजिनली नेम्ड एज निजाम खान। किस लोधी रूलर का ओरिजिनल नाम जो था वो निजाम खान था? तो वो था सिकंदर लोधी का। सिकंदर लोधी का ओरिजिनल नाम क्या था? निजाम खान। किसने इक्ता सिस्टम को खत्म किया था? तो इक्ता सिस्टम खत्म किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता सिस्टम को खत्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी क्यों ट्रांसफर कर लिया था? तो क्यों? बिकॉज जो है द न्यू कैपिटल ऑक्यूपाइड अ सेंट्रल एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इसलिए जो है एक्चुअली में इसने जो ट्रांसफर किया था वो मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए किया था, लेकिन जो है वो किताबों में बताया गया है कि इसने जो है बिकॉज द न्यू कैपिटल ऑक्यूपाइड अ सेंट्रल एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इसलिए इसने दिल्ली से लेकर देवगिरी को अपने कैपिटल को ट्रांसफर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग अमीर्स वाज द ओनली पब्लिकली फ्लॉग्ड बाय द ऑर्डर्स ऑफ सुल्तान बलबन। किसके द्वारा जो है पब्लिकली फ्लॉग किया गया था सुल्तान बलबन के आदेश से? तो वो था मलिक बकबाक। मलिक बकबाक ये जो था इसे जो पब्लिकली फ्लॉग किया गया था, यानी कि मलिक बकबाक द गवर्नर ऑफ बदायूं हु हैड वन ऑफ हिज सर्वेंट्स बीटन टू डेथ इन ड्रंकन कंडीशन वाज पब्लिकली फ्लॉग्ड। उसने जो है उसके नौकर को जो है ड्रंकन कंडीशन में उसने मार दिया था, तो इसलिए जो है उसे पब्लिकली फ्लॉग्ड किया गया था। Who was the governor of काड़ा मानिकपुर to have revolted against सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन सा काड़ा मानिकपुर का
जो एक गवर्नर था जिसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया था, वो था मलिक छज्जू जो था, उसने आक्रमण कर दिया था, रिवोल्ट कर दिया था एक्चुअली में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में। तो छज्जू रिबेल्ड इन कारा इन 1290 में उसने रिवोल्ट किया था, और उसने जो है मुगीसुद्दीन का जो है टाइटल अडॉप्ट कर लिया था, सुल्तान मुगीसुद्दीन का, और उसने जो है क्वाइंस भी जो है अपने नेम पर जो है इशू कर दिया था, और हैड खुतबा रीड इन हिज ऑनर, अपने जो है ऑनर में उसने जो है खुतबा रीड करने के लिए सबको बुला था। जलालुद्दीन led his forces to meet the rebel. छज्जू was captured and punished mildly by sending to मुल्तान in honorable confinement, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी के से जब उसकी युद्ध हुई तो उसको कैप्चर कर लिया गया और उसे मुल्तान भेज दिया गया कन्फाइनमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच सुल्तान ऑफ दिल्ली मेड अ रूल दैट इन एनी गिवन ईयर द लैंड रेवेन्यू कैन बी इंक्रीज्ड ओनली नॉमिनली विच 1/10 और 1/11 ऑफ द फिक्स्ड रेवेन्यू, यानी किस सुल्तान ने ये आदेश दिया था कि लैंड रेवेन्यू जो है वो नॉमिनली ही बढ़ाया जा सकता है किसी ईयर में, जैसे 1/10 या 1/11, वो था गयासुद्दीन तुगलक ने इसे बोला था। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है 1320 ईस्वी में पावर में आया था, और आफ्टर द किलिंग ऑफ लास्ट खिलजी खुसरो खान he made a rule that in any given war the land revenue can be increased only nominally 1/10 और 1/11 of fixed revenue, जितना भी रेवेन्यू 100 रुपया अगर फिक्स्ड है तो किसी भी साल में 10 रुपया से ज़्यादा जो है वो लैंड रेवेन्यू नहीं बढ़ाया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मर्डर ऑफ हिज फादर, अपने पिता की मृत्यु का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता की जो है मृत्यु करवाई थी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ हिज फादर गयासुद्दीन तुगलक। To welcome the Sultan, a temporary wooden pavilion had been hastily constructed at Afghanpur, a village some distance away from Tughlakabad. All of a sudden, the pavilion came crashing down and killing the Sultan Ghiyasuddin. यानी कि उसके वेलकम करने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए एक टेम्प्रेरी वुडन पवेलियन को बनाया गया था, और वुडन पवेलियन जो है जब गयासुद्दीन तुगलक वहाँ पे आया तो वो गिर गया, और जिससे उसकी मृत्यु हो गई, और इसलिए जो अपने फादर की मर्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के पास चला गया। तो इस प्रकार से हमने जो है दिल्ली सल्तनत आज खत्म कर दिया, और दिल्ली सल्तनत खत्म करने के साथ साथ हम लोगों ने लगभग 30 क्वेश्चन जो है वो दिल्ली सल्तनत पर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आने वाली वीडियो में हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए लगभग 100 क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे। तो वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, थैंक यू।